कुक टीवी। बाघ ने लड़की की मदद की। रिया स्कूल से घर लौटती है। सड़क कूड़े कचरे से अटी पड़ी थी। रिया उन्हें कूड़ेदान में ले गई। तभी जान वहां आ गया। अरे तुमने साइकिल सड़क पर क्यों रोक दी? भाई कूड़ा सड़क पर था तो मैंने उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। सड़क पर साइकिल रोकना मेरी गलती थी, क्षमा कीजिए भाई। तुमने मेरे रास्ते में अपनी साइकिल रोक दी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जान ने रिया की साइकिल झाड़ी में फेंक दी। रिया रोई और साइकिल उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं पाई। तभी अरुण टॉमी के साथ वहां आ गया। क्या रिया तुम रो क्यों रही हो? अरुण मैंने सड़क से कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने गलती से साइकिल सड़क पर रोक दी। जान भाई ने गुस्से में मेरी साइकिल फेंक दी। कृपया मेरी साइकिल ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। अरुण ने साइकिल उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं ले सका। तभी वहाँ एक बाघ आ गया। यह देख रिया डर गई और अरुण के पीछे छिप गई। डरो मत लड़की, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। अरुण ने मुझे बिल्ली से बाघ बना दिया। अरुण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रिया की साइकिल झाड़ी से नहीं निकल पाऊंगा, पता नहीं क्या करे। अरुण मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और साइकिल ले लो। अरुण बाघ पर चढ़ गया और साइकिल ले गया। धन्यवाद अरुण। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक बाघ बिल्ली में बदल गया। अरुण, टॉमी, बेल और बिल्ली ने जंगल से घर जाते समय एक बाघ शावक को देखा। यह बहुत छोटा था। अरुण ने बाघ के शावक को उठा लिया। इसे घर ले चलो। सब घर आ गए। अरुण यह बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा लग रहा है। माँ यह बिल्ली नहीं बाघ का शावक है। भाई मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा बाघ हूँ। मैंने जंगल में ऋषि द्वारा उठाए गए हिरण को खा लिया तो उसने मुझे ऐसा बनाया। मुझे अपना पुराना स्वरूप चाहिए। मैं अब कोई पशु पक्षी नहीं खाऊंगा। तो चलिए उस ऋषि को देखते हैं और अपने पुराने स्वरूप को बदलते हैं। ऋषि को देखने के लिए अरुण बाघ के साथ गया। क्या चाहते हो भाई? स्वामी जी इस बाघ को अपना पुराना स्वरूप वापस लाना चाहिए। इस बाघ ने एक ऐसे हिरण को खा लिया जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने इस तरह से बाघ को बनाया है। स्वामी जी यह बाघ अब छोटे जानवरों को नहीं खाता। भैया खड़ाओ, मैं तुम्हें पुराने स्वरूप में वापस आने का उपाय बताता हूँ। ठीक है स्वामी जी, हम कल वापस आएंगे। अगले दिन अरुण ऋषि को देखने गया। टॉमी, बेल, बिल्ली और बाघ उसके साथ गई। स्वामी जी यह बाघ अपने पुराने रूप में वापस आ जाना चाहिए। भैया बाघ को पुराना रूप वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करनी पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी रास्ता बताओ। आपको 7 पहाड़ों से आगे जाना चाहिए और वहाँ एक जादुई फल लेना चाहिए और इसे बाघ को देना चाहिए। इसे खाने के बाद बाघ अपने पुराने रूप में लौट आएगा। ठीक है स्वामी जी। तुम सब पूर्व दिशा की ओर चलो। एक बात करने वाला पेड़ होगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा। अरुण दूसरों के साथ पूर्व की ओर चला गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें बात करने वाला पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक भालू रहता था। अगर इस भालू का पीछा किया जाए तो ही हम पेड़ के पास जा सकते हैं। क्या करें? भालू उनकी ओर आ गया और भालू को विचलित करते हैं। बिल्ली भालू के आगे निकल गई। भालू बिल्ली को पकड़ने के लिए उछल पड़ा। बिल्ली धीरे धीरे कुछ दूर भागी और एक झाड़ी में छिप गई। अरुण पेड़ के पास गया। पानी में चलने वाली मोटर बाइक।
मदनपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, पर पिछले 2 दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश भी हुई है। पूरा मदनपुर गांव बारिश के पानी से भर गया। गांव के सभी घरों में पानी घुस गया है। घर के लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे थे। यहाँ तक भोजन और पानी के बिना वे सब काफी पीड़ित थे। तब सुरेश ने देखा बारिश की बाढ़ से यहाँ के तमाम लोग जूझ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सुरेश ने अपनी मोटर बाइक को पानी के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया। मोटर बाइक की नाव पानी में चल पड़ी। वो पानी पर मोटर बाइक की नाव चलाता और फिर घर घर जाके लोगों को पानी और खाने पीने का सामान देता। उसने पानी में फंसी भेड़, गाय, कुत्ते, मुर्गी इन सब को भी वहां से निकाला और नाव पर लाद दिया। फिर उन्हें वो पहाड़ी इलाकों में ले गया। भैया, आपने बारिश की बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। आपने उन्हें वो मदद भी दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? महोदय, कुछ दिनों तक तो मैं चोर था, मुझे उसके लिए क्षमा करें। पर अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कुछ कंप्यूटर के ज्ञान का उपयोग करके ये मोटर बाइक बनाई है। मेरा मतलब है मोटर बाइक वाली नाव। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही अच्छे कर्म करूँगा आगे। हाँ, आप अच्छी तरह बदल गए हैं। बिल्कुल महोदय, मैं अब पड़ोस के शहर में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी मोटर बाइक को पानी पर जाने के लिए डिजाइन भी किया था। इसी से ही मैं लोगों को बाढ़ से बचा सका। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि अवसर का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अपराधी भी अच्छा जीवन जी सकता है और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसे हर हमेशा सजा देके ही बदला जाए। बैलगाड़ी वाला। चरण ने बैल को नहीं खरीदा बल्कि केवल एक बैल की गाड़ी रखी। चरण, तुम्हारे पास केवल एक गाड़ी है। अगर वहाँ बैल हैं और दूसरों बैलगाड़ी में बाहर जाना होगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सब ठीक है भाई, मैं खरीदूंगा। अगर हमारे पास बैल हैं तो हम बैलगाड़ी में लोगों को लाद कर शहर जा सकते हैं। हम जल्द ही 2 बैल खरीदेंगे। चरण शहर में बैल खरीदने गया था। उसने बैलों के साथ वहाँ एक व्यापारी को देखा। महोदय, क्या आप मुझे ये बैल बेच सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें दूंगा। चरण, जिसने बैल खरीदे थे, ने बैल को गाड़ी से बांध दिया। बैल गाड़ी से उसी जगह के आसपास आ गया। भाई, ये बैल उसी जगह के आसपास आ रहे हैं। लकड़ी पीसने की मशीन के साथ तेल बनाने की प्रक्रिया में जो बैल काम पर हैं, वे वही हैं जो एक जगह पर घूमते हैं। तुम इसे दे दो और दूसरा बैल खरीद लो। चरण ने बैल को व्यापारी को वापस दिया। महोदय, मुझे यह बैल नहीं चाहिए। ठीक है, ये बैल एक किसान ने उठाए थे। इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने किसान के बैलों को गाड़ी से बांध दिया। एक किसान के कुएं से पानी खींचने के लिए बैल है उपयोग किया जाता था। उसी आदत में बैल है थोड़ा आगे बढ़ गई, फिर बैल है पीछे की ओर चल दिए। महोदय, ये बैल मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये बैल लंबी दूरी के लिए तेजी से दौड़ते हैं। इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने बैल खरीदे और अपने गांव आ गए। चरण, क्या ये बैल गाड़ी को ठीक से खींच पाएंगे? अच्छा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैठो भाई। बैलों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई क्योंकि रेसिंग बैल हैं थे। बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। क्यों सभी बैल हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं? ठीक है, मैं इन बैलों को गाड़ी को इत्मीनान से खींचने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। इस प्रकार चरण ने बैल को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना जारी रखा। तब गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सारंग की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे।
चरण ने भी एक उच्च आय अर्जित की और खुशी से रहते थे। इस कहानी से हम जो सीखते हैं इसका मतलब है कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियां बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियां रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई। उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है। वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं। तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। होशियार गधा। रमन ने बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए एक गधा पाल रखा था। रमन, मेरे नमक के बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। बाजार तक नमक की बोरियों को पहुंचाने के लिए रमन को एक नदी पार करना पड़ता। जब गधे ने नमक की बोरियों के साथ नदी पार की, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई और बोरियों की वजन कम हो गई। रमन, नमक इतना कम कैसे हो गया भाई? जब गधा नदी में नमक की बोरियां ढो रहा था, तब नदी की गहराई के कारण नमक पानी में घुल गई। ऐसा फिर से नहीं होगा। अगले दिन, रमन, आज मेरी रुई की बोरियों को बाजार ले आना। ठीक है, मैं उनको बाजार ले आऊंगा। इस बार रुई की बोरियों को बाजार तक सही सलामत अच्छी अवस्था में लेकर आना। हाँ, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। रमन ने रुई की बोरियों को गधे पर चढ़ा दिया और वे दोनों बाजार की ओर चल पड़े। मेरा मालिक सोचता है कि मैंने जानबूझकर नदी में नमक के बस्ते को भिगाया ताकि वो हल्का हो जाए, तो इस बार मैं कम गहराई वाली जगह से नदी पार करूंगा ताकि रुई सुरक्षित रहे। ये सोचकर उस गधे ने कम पानी वाली जगह से नदी पार की। वाह, हमारे गधे ने बोरियों को बिना भिगोए नदी पार की। हमारे पास बहुत होशियार गधा है। महोदय, मैं इन दिनों बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? जी, अब मेरे पास पैसा होता है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं असंतुष्ट रहता हूँ और मन की शांति नहीं होती है। तो हर वक्त सुखी और बिना चिंता के साथ रहने का कोई तरीका है? देखो बेटा,
ये गधा क्या करता है? वह गंदे कपड़ों को नदी तक पहुंचाता है। उस गधे के चेहरे को देखो, क्या वो गंदे कपड़े धोते हुए तुम्हें परेशान दिख रहा है? और आज शाम को इसी गधे को नदी से लौटते हुए भी जरूर देखना। शाम को वही गधा उस नदी से धुले हुए साफ कपड़ों के साथ लौट रहा था। अब इस गधे को देखो बेटा, यह गधा अब साफ कपड़े लेकर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुबह वाली भाव है। जैसे ये गधा गंदे कपड़े धोते हुए दुखी नहीं था और ना ही साफ कपड़े धोते समय बहुत सुखी, वैसे ही हमें इसी तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो तो हमें अधिक खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा संतुलित जीवन जीना चाहिए।